गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? ये सारी फैक्टर्स की इनकम होती है जो लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी जो फैक्टर्स इनकम ये एग्रीगेट करके जो एक नॉर्मल रेजिडेंट एक नेशन के अंदर कमाता है बाय गिविंग देयर प्रोडक्टिव सर्विस, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या होगी नेशनल इनकम? एक नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर्स होते हैं जो वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विस देकर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में एक ये इन सबका एग्रीगेट जो होता है वो उनके पास आता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मेनली हम इसको एक साल के अंदर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू फ्लो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 ईयर के अंदर। क्या है? फ्लो ऑफ टोटल वैल्यू, जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई है, प्रोड्यूस हुई है एक 1 ईयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट। देखिए आगे हम करते हैं। नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए क्योंकि बाद में है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूज होते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री। हम नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक टर्शरी किस किस को इंक्लूड करेंगे कि ये हमारी टर्शरी के अंदर आती है कंट्री की। देखो जनरली क्या होता है, डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री वी मीन पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ब्रॉडर सेंस में अगर हम नेशनल इनकम में ले, इसके अंदर फर्स्ट पॉलिटिकल बाउंड्री आता है, इंक्लूड सी शोर ऑफ ए कंट्री। सेकंड क्या आता है? शिप्स आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं, ओन्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ऑपरेटिंग बिटवीन चाहे टू और मोर कंट्री। टू और मोर कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन शिप्स एंड एरोप्लेन ओन किसके होने चाहिए? रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री के। थर्ड क्या है? फिशिंग बोट्स ऑफ ए कंट्री, फिशरमैन। एंड फोर्थ क्या है? एम्बेसीज, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर आते हैं। उसके बाद है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जिनका जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो कंट्री में लाइज होता है, कंट्री में रहता है, वही ऑर्डिनरी पर्सन कहलाते हैं। और जिनको क्या हो गए हैं, ऐसे पर्सन जिसको कंट्री में रहते हुए मोर देन अ ईयर हो गया है। देखो इसके अंदर हम ये इंक्लूड कर सकते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट है। इसके अंदर नॉट ओनली इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। सेकंड है to be a normal resident of a country, it is not essential to be its citizen। अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा रह रहा है इस कंट्री के अंदर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन हैज बीन रिसाइडिंग इन अमेरिका फॉर मोर देन 1 ईयर एंड डूइंग सम जॉब देयर without giving up his Indian citizenship, he will be deemed as a normal resident of America. He will not be called a citizen of America as he continues to be a citizen of India। देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए क्या है? सिटीजन होना असेंशियल नहीं है। मान लीजिए कोई इंडियन पर्सन है, वो अमेरिका गया है किसी जॉब के लिए, वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट बन सकता है क्योंकि उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है वहां रहते हुए। लेकिन सिटीजनशिप किसकी है? इंडिया की है, ठीक है। जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, IMF,
देखो, जो लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल आई, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि IMF और WHO की लोकेशन कहाँ पर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन एम्प्लॉयड है वो कहाँ पर है और मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो वो वहाँ के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट के लिए क्या है, उसका इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए, प्लस उसे 1 साल से ज्यादा होना चाहिए उस कंट्री में रहते हुए। थर्ड कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट को हम यूज करते हैं तो उसका वियर एंड टीयर होने लग जाता है, मतलब उसको वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही क्या होता है कि हम जो consumption of fixed asset depreciation therefore fall in value of fixed capital goods due to नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे आप लोगों को पता है, अगर फिक्स्ड एसेट को कंज्यूम किया जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नॉर्मल, इसमें 3 टाइप के हैं डेप्रिसिएशन। 3 टाइप क्या हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या आएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स मशीन बिल्डिंग इक्विपमेंट सफर वियर एंड टियर। ठीक है, more intensely the fixed asset are used, greater would be the wear and tear. Foreseen obsolescence, foreseen obsolescence means क्या होता है, loss of value of fixed capital asset due to changes in the technique of production और ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड गुड्स और सर्विसेज। मतलब ऑब्सोल्यूट हो गई है वो चीज, कैपिटल एसेट, क्योंकि हमारी डिमांड चेंज हो गई है और वो या तो वो टेक्निक चेंज हो गई है। मान लीजिए अगर पहले जो कूलर्स का है प्रोडक्शन ज्यादा होता था क्योंकि उस टाइम तक एसी नहीं आए थे, अब जो मशीन्स कूलर बनाती थी या कुछ ऐसी चीजें बनाती थी जो पहले चलती थी, तो अब वो क्या हो जाएगी, फोर्सिन ऑब्सोलेट हो जाएगी क्योंकि अब नई टेक्निक आ चुकी है। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। क्या है, ऑन मैनी ओकेजन द कैपिटल गुड्स आर डैमेज इट बिकॉज ऑफ फॉल इन देयर वैल्यू, द लॉस ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट damage. If the worn out capital due to depreciation is not replaced with new fixed capital, there will be a fall in the production of an enterprise. क्या है, if the worn out capital due to depreciation is not replaced, जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की वजह से रिप्लेस नहीं हो पा रही है न्यू फिक्स्ड कैपिटल से, तो वो क्या होगी, हमारी नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट में हम तीनों को इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस प्लस एक्सीडेंटल डैमेज। उसके बाद है ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। नेट द ग्रोस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, अगर हमें नेट प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रोस प्रोडक्ट में से अगर हम ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रोडक्ट। और अगर हमें ग्रोस प्रोडक्ट निकालना है तो नेट प्रोडक्ट के अंदर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और या डेप्रिसिएशन अगर हम प्लस कर दे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा ग्रोस प्रोडक्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से में से अगर हम सब्सिडीज लेस कर दे तो वो हमारे आ जाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते कौन से हैं, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी भी प्रोडक्शन सेल या इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या आता है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज होती हैं कि गवर्नमेंट मॉनेटरी हेल्प करती है प्रोड्यूसर को कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। वो क्या कहती है कि अगर आप ये वाला प्रोडक्शन करोगे तो आपको 100% सब्सिडी मिलेगी, आप ये वाला प्रोडक्शन करोगे तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो चीप पड़ जाता है। इसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये हम फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है
कि हम मार्केट में उस जो चीज है, कोई प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइस है। एंड वाइल फैक्टर कॉस्ट स्टैंड फॉर इनकम और प्रोडक्ट अप्रोच। मतलब जो फैक्टर्स हैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसके बदले में जो उनको इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड इनकम और प्रोडक्ट अप्रोच। मार्केट प्राइस इज द टोटल प्राइस पेड इन द मार्केट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ गुड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा, गुड एंड सर्विसेज of good and services is the payment made to the factors used in their production or factor income और cost of production। मतलब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। मींस अगर नॉर्मल रेजिडेंट क्या करते हैं, अब्रॉड से पेमेंट लाते हैं, माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो हम पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को फैक्टर इनकम के थ्रू। देखो इसमें क्या क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड से रिसीव हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट को, माइनस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू द फॉरेनर, जो हम फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम जो हमारी आती है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम प्लस कर देते हैं नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक में क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर दें तो वो हो जाएगी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो ऑल कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर अपने बिहाफ पर एम्प्लॉय को पे करता है एज अ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सिकनेस बेनिफिट फॉर द वेलफेयर आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए अगर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से किसी एम्प्लॉय को ये चीजें पे करता है, दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। देखो गवर्नमेंट लोन रेज करती है पीपल से, जब अगर देश में कोई युद्ध छिड़ जाता है या कोई अन्य प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना होता है, तो इससे क्या होता है, कोई गुड का फ्लो नहीं होता, क्योंकि वो जो पैसा होता है वो वार के टाइम या ऐसी चीजों पे यूज करना होता है जिससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अगर हम इस लोन पे इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट पे करती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो इंटरेस्ट, लेकिन जो लोन रेज किया जाता है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, एंड सच इंटरेस्ट पे किया जाता है सच लोन पे, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बट अगर जो नेशनल डेट पे अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो नेशनल इनकम नहीं होती, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। क्या है, नेशनल डेट जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए लिया जाता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज नॉट नेशनल इनकम, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। लेकिन जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम जो अभी बताई कि जो फैक्टर अपने प्रोडक्टिव सर्विस देकर उसके बदले जो चीजें मिलती हैं उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी, कोई फैक्टर सर्विस ना देकर जो पेमेंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम है, जिससे जो जो सर्विस देकर नहीं मिलती, जो हमें ऐसे ही बिना सर्विस के दिए हुए ही
मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही कीजिए, कल फिर आगे इसका पार्ट करेंगे। थैंक यू।